वही दो खास मेहमान हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद है। स्वागत करते हैं आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज साहब का, जो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर वेलकम बैक। तो चलिए क्विकली एक एक दो लाइन में, पहले तो मैं आप दोनों के कमेंट्स चाहूंगा कि बजट आपको लगा कैसा है। तो मेरे हिसाब से तो आई थिंक सिंप्लिसिटी की जो थीम थी, कॉर्पोरेट टैक्स की सिंप्लिसिटी और पर्सनल टैक्स की जो नई टैक्स रिजीम थी, तो सिंप्लिसिटी की थीम को कंटिन्यू किया। तो कंसिस्टेंसी बहुत उम्दा थी मेरे हिसाब से, पॉइंट 1। पॉइंट 2 मेरे हिसाब से जो टैक्सेशन दूसरे एसेट क्लास को साथ में टिंकर किया, इंडेक्सेशन को निकाल दिया। तो ऑफ कोर्स जैसे शरद सर ने कहा, खट्टा मीठा दोनों, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट डिस्क्रिप्शन, बट कंसिस्टेंसी ऑफ सिंप्लिसिटी वाज द गुड थीम। चलिए, तो दो चीजें आ गई, थोड़ा खट्टा मीठा और साथ में सिंप्लिसिटी, ये दो बातें हैं जो इस बजट को हाईलाइट करेंगी, राइट। अजीज साहब, दूसरा जो बड़ा परिवर्तन हुआ जिसकी हम कल भी आपसे बातचीत कर रहे थे, वो है बाजार जिससे थोड़ा नाखुश भी हो गया। तो यहां पर एलटीसीजी, एसटीसीजी, इनके सबके स्लैब बदले गए हैं। इनफैक्ट फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे भी जो हम एक चिंता कर रहे थे, वहां पर भी टैक्स को थोड़ा बढ़ाया गया है। और अनलिस्टेड म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, इन पर भी अब टैक्स लगेगा। ये सारे परिवर्तन यहां हुए हैं। इसको भी आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके हमें बताएं क्या हुआ है एग्जैक्टली और उसका इंपैक्ट क्या आएगा। अब इसमें बहुत सिंप्लिसिटी आई है। अब अनलिस्टेड और लिस्टेड या कोई भी फिनेंशियल और नॉन फिनेंशियल एसेट एक्सेप्ट डेट, अगर डेट बॉन्ड्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकते हैं या फिर एमएलडीज हो सकते हैं, उनको छोड़ के बाकी सब एसेट्स की लॉन्ग टर्म पे 12.5% की टैक्स लगा दी गई। इंडेक्सेशन जो सेक्शन 48 होता था, वो इंडेक्सेशन को प्रैक्टिकली अबॉलिश कर दिया, राइट। एक कॉन्टेक्स्ट में अभी भी इंडेक्सेशन जिंदा है, वो मैं आपको बताता हूं। बट पॉइंट ये है कि पूरे एसेट्स को 12.5 की लॉन्ग टर्म पे लाना, दैट्स, और लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन जो है वो सिर्फ उसमें थोड़ा सा अंतर है। लिस्टेड है तो 1 साल में लॉन्ग टर्म हो जाएगा, अगर लिस्टेड नहीं है तो 2 इयर्स में लॉन्ग टर्म हो जाएगा। रियल एस्टेट 2 इयर्स में होगा, गोल्ड 2 इयर्स में होगा, अनलिस्टेड इक्विटी 2 इयर्स में होगी। अच्छा, रियल एस्टेट में पहले 3 साल था, रियल एस्टेट पहले 2 साल ही था। 2 साल ही था। वो डेट फंड्स जो म्यूचुअल फंड्स के थे, जिसमें हाइब्रिड थे, 35% से ज्यादा की इक्विटी होती थी, और वो सेक्शन 50A में नहीं आते थे, उनकी 3 साल की भी स्लैब थी। तो 3 साल की स्लैब भी एग्जिस्ट करती थी, 2 साल की भी करती थी और 1 साल की भी करती थी। अब 3 साल की तो खत्म हो गई, और 2 साल और 1 साल, 2 साल में सब लोग आ गए, और 1 साल में लिस्टेड इक्विटी आ गया। फिर आपने जो कहा कि एसटीटी बढ़ाई गई एफएनओ पे, और एफएनओ पे तो बढ़ाई गई। आई थिंक गवर्नमेंट ने रिटेल इन्वेस्टर के शोल्डर पे शूट करके अपनी एसटीटी की रेवेन्यू 50-60% से बढ़ा ली। अब क्या हो गया कि सबसे बड़ी एनोमली ये है और दुख की बात है कि अनलिस्टेड इक्विटी में एसटीटी पेमेंट नहीं होती, बट फिर भी उसके लॉन्ग टर्म 12.5। लिस्टेड इक्विटी में एसटीटी पे करने के बाद भी 12.5। तो लिस्टेड इक्विटी की टैक्सेशन कल से वर्स ऑफ हो गई अनलिस्टेड से, विच आई थिंक इज अ बिग एनोमली। आई थिंक वो कभी कनेक्ट होगी, बिकॉज अनलिस्टेड की टैक्सेशन लिस्टेड से कम होना, एसटीटी को जोड़ के लिस्टेड में, आई थिंक दैट्स वन थिंग व्हिच विल रिक्वायर अ रीलुक। लेकिन अब जो अगर हम बात करें इक्विटी, तो 10% से बढ़ के 12.5% जो लेकर आए, क्योंकि यहाँ इंक्रीज हुआ, और उधर रियल स्टेट में जो 20% थी वहां 7.5% का कट, वो 12.5%, और एसटीसीजी यहाँ 15 से बढ़ाकर 20%। करेक्ट। और उसमें जो 20% के साथ इंडेक्सेशन मिलती थी, वो इंडेक्सेशन खत्म हो गई। तो इफेक्टिव टैक्स रेट ऑप्टिकली 20 से 12.5 किया। बट आई थिंक अगर किसी की रिटर्न रियल एस्टेट में 10% से ज्यादा थी, तो आपकी टैक्स बढ़ी है, ना कि घटी है। क्योंकि अगर 10% और अगर आप इन्फ्लेशन को 5% भी माने, तो आपकी टैक्स बढ़ी है। देखने को 20 से 12.5 हुई है, बट बढ़ी है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पहले क्या हुआ था कि इंडेक्सेशन ईयर था 1981 का, फिर उसके इंडेक्सेशन ईयर को चेंज करके 2001 कर दिया गया। जब वो 2001 कर दिया गया था, तो एक जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी किसी ने खरीदी हो, समझो कि 1970 में, तो उनके पास एक प्रावधान था कि वो अपनी प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 तक की कराएं और उसको अपना परचेज प्राइस मान लें। तो अगर वो परचेस प्राइस आज भी मानते हैं और उसमें इंडेक्सेशन नहीं करते, तो 12.5% की टैक्स सिर्फ इस सेंचुरी की गेन पे लगेगी। तो उस पर क्लैरिफिकेशन ले रहे हैं, बट प्राइमा फेसी वो फेयर मार्केट वैल्यूएशन की प्रैक्टिस कंटिन्यू होनी चाहिए। अगर वो होगी तो टैक्सेशन ऑफ 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन सिर्फ ये 24 सालों की
लगनी चाहिए। तो शायद आप जो कह रहे हैं वो हुआ भी है, क्योंकि इस पे सवाल पूछे गए और जो रेवेन्यू सेक्रेटरी है उन्होंने कहा कि 2001 से पहले के लिए इंडेक्सेशन जारी रहेगा और इंडेक्सेशन को आप 2001 तक ही कैलकुलेट कर पाएंगे, जो आप अभी शायद कहना चाह रहे हैं। राइट, वो सफाई आई है। 2001 में आपने कोई प्रॉपर्टी अगर खरीदी हो, 2024 में आप उसे बेच रहे हैं, खरीदी थी आपने 10 लाख रुपए में, आज उसकी कीमत हो गई अगर 1 करोड़ रुपए, तो आप आज की तारीख में इंडेक्सेशन होता तो आपको कितना टैक्स लगता और नहीं होता। तो देखिए, ये पहला ग्राफिक, यहां पर आपके लिए जो कीमत है वो इंडेक्सेशन के बाद हो जाती है करीब 36 लाख रुपए के आसपास, जो आप अगर 1 करोड़ रुपए जिसमें आप उसे बेचना चाहते हैं उससे घटाएंगे तो ये 63 लाख रुपए आपके बचते हैं, जिसके ऊपर आपको लगेगा टैक्स। कितना लगता है? इंडेक्सेशन वाले समय में 20% टैक्स आप देते करीब 12,74,000 रुपए का। लेकिन अगर उसे अभी के सिनारियो में कैलकुलेट करेंगे, इंडेक्सेशन निकाल देंगे, 90 लाख रुपए की प्रॉपर्टी रह जाएगी, उस पर 12.5% का सीधा सीधा टैक्स। लेकिन वो टैक्स कितना बनता? करीब 11.25 लाख। तो यहां आपको पुराने वाले सिस्टम में फायदा हो रहा था। अब देखिए, वही प्रॉपर्टी आपने 2018 में खरीदी और 2024 में बेच रहे हैं, छोटा पीरियड है। 70 लाख में आपने खरीदी, डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी महंगी हो जाएगी 2018 में, 1 करोड़ में आप बेच रहे हैं। इसके आगे जब आप चलते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं, आज अगर इंडेक्सेशन का मामला निकल गया तो सीधे सीधे आप इसको आपकी प्रॉपर्टी 30 लाख रुपए की है, मतलब जो डिफरेंस आएगा 70 लाख घटाने के बाद 30 लाख, उस पर 12.5% का टैक्स, और वो आता है करीब 3,75,000 रुपए। लेकिन वही टैक्स आपको बनता इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेते हुए करीब 1,85,000 रुपए। तो यहां पर जिसको छोटे पीरियड में जिसने प्रॉपर्टी रखी उसके लिए थोड़ा सा इंडेक्सेशन हटने से बेनिफिट कम हो गया, और जिसके लिए एक लॉन्गर पीरियड में प्रॉपर्टी थी वहां पे थोड़ा सा फायदा। तो ये वो जैसा कह रहे थे सर, आई थिंक केस टू केस बेसिस वाली बात होगी फिरोज साहब। ये कैलकुलेशन एक आइडियल, एक जनरल कैलकुलेशन है, लेकिन सबके लिए अलग अलग निकलेगा। बिल्कुल अलग अलग निकलेगा। अगर आप मुंबई को देखें तो एक बहुत बड़ा फायदा निकल गया है। जैसे शरद सर ने भी कहा है कि शॉर्ट पीरियड में अगर 2015 में किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी मुंबई में, तो काफी सारे प्रॉपर्टीज बेचने पे भले ही उनका नुकसान नहीं हो रहा है, बट इंडेक्स लॉस आता था, वो लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकता था बंदा। अब लोअर परेल, मतलब परेल में एक प्रॉपर्टी है, 3 करोड़ में एक बंदे ने खरीदी थी, 3.5 करोड़ में 10 साल बाद बेच रहे हैं। उनकी अगर इंडेक्स वैल्यू निकालो तो उनको 2 करोड़ का टैक्स लॉस मिल रहा था, जो अपने दूसरे चीजों के लिए 8 साल तक सेट ऑफ कर सकते थे। अब वो नोशनल टैक्स लॉस जिससे वो 40-50 लाख रुपए बचा रहे थे, वो सडनली गायब हो गया। वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने ही वाली थी, अब टैक्स बदल गई। सो ऑफ कोर्स जो छोटी अवधि में जहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट है, वहां शॉर्ट टर्म लॉस, लॉन्ग टर्म लॉसेस निकलती थी जो 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो सकती थी अगर आपकी प्रॉपर्टी। लेकिन वो फायदा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। राइट। फिरोज साहब, जो कल हम चर्चा कर रहे थे कि बड़े कंसर्न है एफएनओ को लेके, अब इन्होंने थोड़ा सा टैक्सेशन के मामले में उस पर थोड़ा चला दिया है, क्या उससे वो कंसर्न सॉल्व होते हुए नजर आते हैं? मतलब क्या लोगों की इससे दूरी बन जाएगी वो जो टैक्सेशन आ गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप एक्चुअली एसटीटी की चेंज कैलकुलेट करें पर निफ्टी, एक फ्यूचर खरीद के बेचने में 1.3 रुपीज का फर्क पड़ा है। अगर 50 का एक लॉट है और रिटेल 50 की लॉट फ्यूचर्स की खरीद के बेच रहा है, तो कल तक वो एसटीटी 3 रुपए की पे करता था एक निफ्टी पे, जो 24,000 की निफ्टी है, राइट, और अब वो 4.3 रुपीज पे करेंगे, तो उनको फर्क पड़ेगा टोटल 52 रुपीज का। एक लॉट पे खरीद के और बेचने में एसटीटी 52 रुपीज उनका नुकसान हो जाएगा, एक्स्ट्रा एसटीटी पे करनी पड़ेगी। तो क्या उसके कारण से एक लॉट ट्रेड करना बंद कर देगा? मेरे हिसाब से तो नहीं। एंड 1 रुपी की निफ्टी, तो आप हर टिक में निफ्टी 3 रुपए मूव करती है। तो इफ द एसटीटी के रिटेल के आधार पे एसटीटी की 40, 50, 60% की रेज की है। अगर ऑप्शंस में देखें तो उसको ऑलमोस्ट अबाउट 65% बढ़ाया गया है, और फ्यूचर्स में अबाउट 40-50% बढ़ाया गया है। तो एसटीटी की रेवेन्यूज विच आर ऑलरेडी वेरी हाई, क्योंकि हमारी टर्नओवर्स ग्लोबली आप देखें तो डेरिवेटिव टर्नओवर्स काफी ज्यादा हैं, तो आई थिंक इसमें एक रेवेन्यू बहुत अच्छी आएगी, बट आई डोंट थिंक रिटेल पार्टिसिपेशन कम होगी। टैक्स स्लैब में जो परिवर्तन किया, और अब लग रहा है कि ओल्ड टैक्स रेजिम शायद थोड़े वक्त की ही मेहमान है, या आगे जो भी हो, खैर कह नहीं सकते, लेकिन नए वाले में जो परिवर्तन किए हैं, अच्छी बात है कि आपने राहत वगैरह दी है। लेकिन जो ओल्ड से हमें एक रहता था कि लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते थे या टैक्स सेविंग करते थे, इंश्योरेंस लेते थे, लोन भी लेने के लिए इनकरेज होते थे, खासतौर पे होम लोन वगैरह, वो प्रैक्टिस कोई खराब प्रैक्टिस तो नहीं थी, लेकिन क्या चाहती है सरकार इसके जरिए?
देखिए मेरे हिसाब से तो वो प्रैक्टिस खराब प्रैक्टिस थी। अच्छा, क्योंकि अगर आप इंडिया की हाउस होल्ड सेविंग्स देखें तो 426 लाख करोड़ है फाइनेंशियल सेविंग्स। उसकी अगर आप रिटर्न देखेंगे और लास्ट 10 साल की अंदाजन रिटर्न निकालेंगे तो जितनी इन्फ्लेशन है ना उतनी रिटर्न है 6.7%। उसमें इंश्योरेंस में 66 लाख करोड़ लगे हुए हैं। इंश्योरेंस की हमने 30,000 पॉलिसी की IRR कंप्यूट की 4% 5% के बीच में आई। तो आपने फिस्कल डेफिसिट देश का फंड करने के लिए लोगों को डेट इन्वेस्टमेंट्स में पुश किया इंडियंस को। तो मेरे हिसाब से उनको अगर कैपिटल हाथ में दिया जाए तो उनकी जो रिटर्न्स की जो पोटेंशियल है स्पेशली यंगर जनरेशन की जिन्होंने डीमैट अकाउंट कल जैसे हम बात कर रहे थे 10-15 करोड़ डीमैट अकाउंट खुल गए हैं, तो उनकी जो झुकाव है डेट की तरफ नहीं है इक्विटी की तरफ है। सेक्शन 80C में एक ही इक्विटी इंस्ट्रूमेंट था, वो था ELSS और बाकी सब जैसे कल शरद सर लाइटर नोट पे कह रहे थे एक कमरे में भी छोटे से कमरे में 20-25 इंस्ट्रूमेंट डाल दिए आपने, तो उसमें डेट इंस्ट्रूमेंट्स ज्यादा थे। तो गिविंग द फ्रीडम फॉर अ चॉइस टू ए यंग इन्वेस्टर विल रिजल्ट इन बेटर रिटर्न। लेकिन इसमें एक चीज है, वहां पर इंसेंटिवाइज होता था, आप जो भी सेव करते थे वो अलग बात है कि रिटर्न कितना आ रहा था, लेकिन यहां तो ये ओपन है, और वो इक्विटी में डालेगा या कहीं और खर्च कर देगा, ये कैसे हम अंदाजा लगाएंगे? इंसेंटिव तो मिल रहा है सर। देखो 15 लाख की पगार इंडिया में पर कैपिटा इनकम से 7 गुना ज्यादा हो गई। उस पे आपको टैक्स लगता है 9.2% का। अब 15 लाख रुपए अगर आप कैलकुलेट करके टैक्स देखें स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 9.2% की टैक्स मिल रही है और आपको फिर बाकी हाथ में पैसा मिल रहा है। अब उसकी प्रूडेंस इतनी होगी कि वो पूरे उड़ा देगा वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह, वो अलग चीज है। बट आई थिंक यू आर गेटिंग एन इंसेंटिव इन द न्यू टैक्स रेजिम, पेपर कागज फाइल करे बगैर, इन्वेस्टमेंट करे बगैर। अब आदमी अपनी डिसिप्लिन तो आप देख ही रहे हैं, इंडिया में जो 21,000 करोड़ की SIP आ रही है, मार्केट ने 2.5 साल में इतने उतार चढ़ाव दिखाए। यूक्रेन की वॉर हो गई, US की इन्फ्लेशन बढ़ी, उसमें मार्केट 18,000 और 15,000 के 4 चक्कर काट चुकी है अक्टूबर 21 और अक्टूबर 23 के बीच में। बट SIP आंकड़ा 11,000 से 19,000 करोड़ हुआ था ये 2 साल में। तो इंसान डिसिप्लिन के आधार पे कैपिटल मार्केट पे आ रहा है, लालसा के आधार पे नहीं आ रहा है। लास्ट 6-8 महीने मार्केट ने इतना अच्छा किया कि हमें लगता है कि सिर्फ लालच से पैसा आ रहा है। तो आप ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अक्टूबर 21 और अक्टूबर 23 में तो निफ्टी कहीं नहीं गई, 18,500 और 11,000 बिकेम 19,000 करोड़। सो इस बार एजुकेशन से, आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे मीडिया ने एजुकेट किया, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम से लोग आ रहे हैं। तो आई पर्सनली थिंक लोग के हाथ में पैसा देना इतनी बुरी बात नहीं है कि वो उड़ा देंगे, खर्च कर देंगे। राइट।